राहुल गांधी पर अभी हाल ही में आपने बहुत तगड़ा प्रहार किया था, खास करके एआई समिट के बाद एक वो जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, उन प्रोटेस्टर्स को राहुल गांधी ने बब्बर शेर कहा था। इतनी नाराजगी राहुल गांधी से? राहुल गांधी से नाराजगी ना, हम राहुल गांधी जी को उल्टा पूछते हैं, आपको देश के साथ क्या नाराजगी है? विश्व भर के लोग आए थे। हमारी राजनीति में कई विषय में सहमति असहमति होना स्वाभाविक है, कोई जरूरी नहीं हमारी सभी नीतियों में सहमत हो। उनको अगर उन दिनों में कुछ प्रोटेस्ट करना था, देश में प्रोटेस्ट होने की स्थान भी तय है, जंतर मंतर है, संसद के सामने है और कहीं भी हो सकता था, लेकिन उनको क्या मजबूरी थी, क्या दिवालियापन उनमें आया? वो एआई समिट में देश की प्रतिष्ठा जहां प्रस्फुटित हो रही थी, जहां फ्लोरिश हो रही थी, देश की एक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी की दुनिया के लोग लोहा मान रहे थे, उस समय में वहां जाके क्यों प्रोटेस्ट किए? और अगर राहुल गांधी जी बड़े बेशर्मी के साथ उनको कहते हैं अच्छा किए, तो राहुल गांधी जी की बौद्धिक दिवालियापन की लक्षण है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब विपक्ष करे तो क्या करे? वो किसी भी मुद्दे पर आपसे डिबेट मांगता है तो पार्लियामेंट में तो आप करने नहीं देते। उनका कहना है कि वेस्ट एशिया में जो इस वक्त वॉर की स्थिति है, इस पर वो डिस्कशन डिबेट पार्लियामेंट में करना चाहते हैं। उन्हें मिला क्या? स्टेटमेंट मिले और एक ऑल पार्टी मीटिंग जो बिहाइंड क्लोज डोर्स। डिस्कशन में इतनी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, किस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते? जब देश आगे आके उनकी डिस्कशन के पहले स्वयं प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में अपने से विस्तार से एक विवरण दिया, देश की और दुनिया की स्थिति के बारे में बताया, भारत की चुनौती के बारे में बताया, देश में एक एकजुटता की अपील की। उस समय में वो क्या डिबेट चाहते थे? बाकी डिबेट करने के लिए हम सब समय तो प्रस्तुत है। इन दिनों में जब विपक्ष से सहयोग किया, हमने डिबेट को कभी ना हमने अस्वीकार नहीं किया, हमने डिबेट किया सारा विषय को, उनको तथ्य। उन्होंने लोकसभा स्पीकर महोदय के ऊपर अनास्था का प्रस्ताव लाया, वो डिबेट ही हुआ। उन्होंने प्रस्ताव लाया तो डिबेट तो करना ही पड़ेगा। वो सवाल कुछ और है, ये सवाल कुछ और है। सवाल पूछने का हक तो है। मूल विषय है डिबेट। डिबेट में किस विषय में? जब देश को एकजुट होके रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इन दिनों में जिस प्रकार की नकारात्मक रवैया है, देश की एक भ्रम पैदा करना, देश में एक भय की वातावरण पैदा करना, यह कांग्रेस पार्टी की नीति है। संसद उसके लिए मिसयूटिलाइज करने का फोरम नहीं है। मैंने फिर दोबारा कहना चाहूंगा, सारा विषय पे बिंदुवारी प्रधानमंत्री जी ने विवरण दिया, अन्य किसी ने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने दिया, विदेश मंत्री जी ने नहीं दिया, पेट्रोलियम मंत्री ने नहीं दिया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया कि क्या स्थिति है दुनिया में, हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं। ये सारा विषय हमने तार्किक ढंग से रखा है। और कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रक्चर चर्चा के लिए पसंद नहीं है। हो हल्ला, हुड़दंग मचाना और अराजकता पैदा करना कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनी हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या जवाब देंगे? ये तो असभ्यता है ना। राहुल गांधी जी को कोई सार्वजनिक जीवन की सम्मान नहीं बचा है, कोई सार्वजनिक जीवन की सम्मान नहीं बचा है। इसीलिए ये तो देश की जनादेश को ही अपमानित करना ना। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, उनकी राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी की परिवार की दया से नहीं है। उनके वहां जो बनते हैं उनके परिवार की दया से खैरात लेके चलते हैं। भारत की जनता ने 3 बार एनडीए को आशीर्वाद किया है। इसकी बदौलत प्रधानमंत्री देश की जिम्मेवारी में बैठे हैं और उनको कोई असभ्यता प्रकाश करे, हम चुप रहते हैं। इस मिसबिहेवियर अप्रोच को, इस प्रकार की दुर्व्यवहार को निंदा करनी चाहिए, सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फिर से चुनाव है 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में असम के अलावा बीजेपी की सरकार कहीं पर नहीं है। इस बार आप क्या देख रहे हैं? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहां पर बीजेपी का कोई स्कोप है? देखिए, असम में हम तीसरी बार लगातार सेवा करने के हमको जनता ने अवसर देगा, ये सब लोग मानते हैं। बंगाल और तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासन की दायित्व में आएगी। दोनों राज्यों में सत्ताधारी दल की भयंकर पराजय होगी। नाराजगी, अव्यवस्था चरम पे है उन शासकों की। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में
और एनडीए एआईडीएमके गठबंधन के साथ तमिलनाडु में हम ही विपक्ष की भूमिका में है। केरल में हमारी ताकत काफी बढ़ी है। हमने अभी त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने ताकत पे आशीर्वाद लिया है। केरल में तेजी से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगी। पौंडीचेरी में हमारी सत्ता थी एनडीए की, वो भी रिटर्न होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसके दो ही मायने हो सकते हैं। एक के ईवीएम पर आपका बस है, दूसरा इलेक्शन कमीशन पर आपका बस है। देखिए, जब बार बार विपक्ष हार जाता है, कभी वो ईवीएम को गाली देते थे, आजकल वो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी समय में सब दूध से धुले हुए थे, सब गंगा जी के अंदर वो निकल के आए थे। अभी के इलेक्शन कमीशन उनको आपत्ति लगता है। एसआईआर उन्होंने भी अपने कार्यकाल में किया था। क्या भारत की मतदाता सूची समय रहते हुए परिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इस देश की मतदाता सूची में पड़ोस की देश की लोग घुसपैठी आनी चाहिए क्या? ये मूल विषय, अगर उसको हम करके एसआईआर को इलेक्शन कमीशन अपना ये कोई असंवैधानिक काम करे, संविधान की व्यवस्था है और एसआईआर पहले भी हुई है, कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है, वो करे तो सही। उनकी समय के चुनाव आयोग करे तो सज्जन लोग थे। अभी की चुनाव आयोग और अभी की संवैधानिक व्यवस्था को माना जाए तो अभी ये एजेंसी बीजेपी के साथ हो गया। ये तो एक कुंठित मानसिकता ही कह सकता है। लेकिन केरला में आपने देखा कि बीजेपी का एक रिप्रेजेंटेशन जिसपे बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, वही इलेक्शन कमीशन से सब जगह चला गया, तो सवाल तो उठेंगे। क्लरिकल एरर को, इलेक्शन कमीशन के बयानों को मैं भी अखबार में पढ़ा, कोई क्लरिकल एरर को इसको इतना तवज्जो देने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं। आइडियोलॉजिकल एरर के क्लरिकल एरर? क्लरिकल एरर है, कोई आइडियोलॉजिकल एरर नहीं है। केरला की जो चुनाव अधिकारी हैं, ऐसे तो हमारी तो प्रभाव इतना केरल में नहीं है। वहां की जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर नियंत्रण तो केरला सरकार की भी है। अभी चुनाव आयोग के अंदर वो आते हैं, लेकिन कल तक तो चुनाव केरला अधिकारी केरला गवर्नमेंट के साथ काम करते थे। यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल विषय नहीं है, वो क्लरिकल एरर है, उसको इतना तुल देने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब आपके विभाग पर अगर मैं आती हूं तो मैं पूछूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने बहुत फैनफेयर से, बहुत रिसर्च के बाद लॉन्च की। आज आप 5 साल बाद उसे कहां देखते हैं, कितनी इफेक्टिव हुई? और विपक्ष जो सवाल उठाता है कि दुनिया की टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत की कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं? देखो, विपक्ष की दायित्व 2014 तक था, 4 से 14 था। मैं अगर एक ही, आपने कहा कि दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में भारत कहां खड़ा है, आपने अभी प्रश्न पूछा, मैं उसका ही उत्तर देता हूं कि 2014 तक भारत की कुल मिला के क्यूएस रैंकिंग कैटेगरी में 54 यूनिवर्सिटीज थे, इंस्टीट्यूशंस थे। अभी 3 दिन पहले क्यूएस की 2026 की रैंक आई है, उसकी स्टैटिस्टिक्स आई है, और 100 के अंदर भारत की कई विषयों में कई यूनिवर्सिटी, कई आईआईटीज, कई आईआईएम, जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वो सब उस कैटेगरी में आ चुके हैं अभी 2 दिन पहले। और लगभग 290 से ज्यादा, कभी 54 होते थे 2014 में, अभी 2026 में 10-12 साल के बाद उसकी 290 तक यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में आ चुके हैं। ये पिछले 10-12 साल की हमारी शिक्षा के ऊपर प्रयास की एक वैश्विक मानक है। तो आप समझते हैं कि ऑन द ग्राउंड चेंजेस आए हैं? क्योंकि हर साल बजट एलोकेशन में ये विषय भी उठता है कि एज परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेशंस एजुकेशन का जो शेयर है वो घटता चला जा रहा है। ना, मैं आपको 2 विषय आपने पूछा कि ऑन ग्राउंड क्या रिफ्लेक्शन हुई है और बजट के बारे में क्या है। पहले मैं बजट के बारे में कहूं, पिछले वित्त वर्ष में जितना बजटीय एलोकेशन हमको था, वित्तीय प्रबंधन था, उससे लगभग 8% से ज्यादा हमको इस बार ज्यादा पैसा मिला है। इस साल की फाइनेंशियल एलोकेशन 1,39,000 करोड़ केंद्रीय बजट में हमको है, ये पिछले साल से 8% ज्यादा है। बाकी आपके जो मूल प्रश्न था कि ग्राउंड में क्या दिख रहा है, ग्राउंड में भारत की एजुकेशन सिस्टम पैराडिग्म शिफ्ट की ओर जा रहा है।
नए पाठ्य पुस्तक आ रहे हैं, नए पहले भारत में प्री स्कूल एजुकेशन फॉर्मल नहीं था। एनईपी ने रेकमेंड किया प्रारंभिक दिनों में बच्चों को पढ़ने लिखने की दुनिया से जुड़नी चाहिए। पहले आंगनबाड़ी होता था, शहरों में चंद प्ले स्कूल था, उसको एनईपी की रिकमेंडेशन से बाल बाटिका 1, 2, 3 ये 3, 4, 5 में फॉर्मल एजुकेशन की हिस्सा बनाया गया है। आज देश भर में WCD डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्याण डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट मिलके प्रारंभिक अवस्था में सभी बच्चों को, एज 3 की सभी बच्चों को कहीं ना कहीं फॉर्मल लर्निंग दुनिया में हम जोड़ रहे हैं। ये एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। दूसरा, एनईपी ने कहा कि प्रारंभिक दिनों की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। आज भारत की मदर टंग बेस्ड एजुकेशन एनईपी के बाद फॉर्मल नीति बन चुकी है। पहले भी था, लेकिन इसको फॉर्मली नीति बनाया गया है। सीबीएसई